सलाम नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन ये गुज़रे ज़माने की बातें हैं। वो ज़माने और थे जब प्यार अंधा होता था। आज प्यार अंधा नहीं है, प्यार की आंखें हैं। प्यार अपना भला बुरा देख सकता है। प्यार को जिस जगह फ़ायदा दिखता है वो उसी जगह को चुनता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यूपी की ज्योति मौर्य का केस तो याद ही होगा कि किस तरह से ज्योति मौर्य को जज की नौकरी मिलती है और उसके बाद उसका रवैया ही बदल जाता है। अपने पति को छोटी छोटी बातों पर वो गालियां देने लगती है, लड़ती है, उसके साथ झगड़ती है और अपने ऑफिस में किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है। उसका पति रोता चिल्लाता हर तरफ गुहार लगाता है, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो अपनी पत्नी के खिलाफ़ सबूत इकट्ठे करता है और उसको सारी दुनिया के सामने बेनकाब करता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही किस्सा उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले से सामने आया है। यहाँ पर एक लड़की ऋचा शर्मा लेखपाल की नौकरी मिलते ही अपने कारपेंटर पति नीरज को छोड़ देती है। नीरज अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है कि लेखपाल की नौकरी लगते ही ऋचा ने उसको छोड़ दिया और उससे दूरी बना ली है, जबकि उसने अपनी पत्नी ऋचा की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाया था। उसके बाद नीरज के आरोपों का जवाब उसकी पत्नी ऋचा है वो देना शुरू करती है। दोस्तों, झांसी ज़िले से सामने आया ये मामला बहुत ही अजीबोगरीब है। नौकरी मिलते ही एक पत्नी के सुर बदल जाते हैं और वो अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। पत्नी पर आरोप लगता है कि उसने लेखपाल बनते ही अपने पति को छोड़ दिया है। दोनों ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। पति पेशे से कारपेंटर है, वो लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम करता है। छोटा मोटा कारपेंटर है, कोई अपनी पक्की दुकान नहीं थी, कोई शोरूम नहीं था, बल्कि वो एक दिहाड़ी पर काम करने वाला छोटा मोटा कारपेंटर था। किसी के घर में छोटा मोटा काम होता या किसी को कोई फर्नीचर की रिपेयर करवानी होती तो वो नीरज को ले जाते और उसका बनता मेहनतनामा उसको दे देते। इस तरह छोटी मोटी कमाई करके नीरज घर का गुजारा चला रहा था। अपने परिवार की वो अच्छे से परवरिश कर रहा था। इसी छोटी मोटी कमाई से वो अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है और सरकारी नौकरी करवाने की तैयारी करवाने का जो पूरा बीड़ा उठाता है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब पत्नी लेखपाल बन जाती है और अपने पति को छोड़ देती है। पत्नी पर चारों तरफ से तोहमतें लग रही थी। उसके बाद पत्नी भी मीडिया के सामने आती है और अपना पक्ष रखती है। 10 जुलाई की बात है। 10 जुलाई को लेखपाल की नौकरी में भर्ती होने वाली थी। लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने थे। जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी थी, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना था। झांसी की रहने वाली ऋचा का भी लेखपाल की नौकरी में चयन हुआ था, लेकिन उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था। इसलिए वो 10 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए कलेक्ट्रेट आई हुई थी। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि ऋचा अपने पति को बताए बगैर वहाँ पर गई थी। ऋचा पिछले काफ़ी समय से पति के घर से जा चुकी थी। नीरज को जैसे ही मालूम पड़ता है कि 10 जुलाई को लेखपाल के नियुक्ति पत्र मिलने हैं तो वो कलेक्ट्रेट आ जाता है। नीरज वहाँ पर अपनी पत्नी को देखता है और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋचा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। दोनों में वाद विवाद होने लगता है। वाद विवाद जब काफ़ी बढ़ जाता है तो वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले उन दोनों के पास आते हैं और नीरज को पूछते हैं कि तुम लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। तो नीरज उसको बताता है कि ये लड़की और कोई नहीं है बल्कि उसकी अपनी पत्नी है और लेखपाल की नौकरी मिलने के बाद वो उसको पहचानने से भी इनकार कर रही है और उसको छोड़ देने की धमकी दे रही है। अब मामला गंभीर होता जा रहा था। पुलिस वाले जैसे ही नीरज के मुंह से ये बात सुनते हैं वो हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि ये पति पत्नी का आपस का मामला है। पुलिस वाले दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों कुछ भी समझ नहीं रहे थे। इसलिए पुलिस वाले
दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और वहाँ पर उनके रिश्ते के बारे में उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। नीरज पुलिस को बताता है कि आज से 5 साल पहले की बात है, एक दोस्त उसको ऋचा से मिलवाता है। दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पहले दोस्ती होती है, फिर एक दूसरे का ये लोग फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है। 6 फरवरी 2022 को दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। नीरज बताता है कि वो कारपेंटर का काम करता है, थोड़ी बहुत कमाई होती है, लेकिन इसी कमाई से वो ऋचा का खर्चा उठा रहा था। और जब ऋचा बोलती है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती हूँ, तो वो अपनी इसी कमाई से ऋचा को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने लगता है और बढ़िया से बढ़िया कोचिंग दिलवाता है। कोचिंग काफ़ी महंगी थी, उसकी फ़ीस नीरज बड़ी मुश्किल से दिहाड़ियाँ लगा लगा कर भरता था। उसके बाद नीरज बताता है कि 2022 में लेखपाल की पोस्ट की जो भर्ती निकलती है, तो वो उसके फार्म खुद लाकर अपनी पत्नी ऋचा को देता है और उस फार्म को भरवाता है। 2023 में ऋचा लेखपाल की एग्ज़ाम को क्लियर कर लेती है। उसके बाद उसके घर में चारों तरफ खुशी का माहौल हो जाता है, सभी मिठाई बांटते हैं। लेकिन नीरज बताता है कि उसके बाद अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। ऋचा का व्यवहार उसके साथ धीरे धीरे बदलने लग जाता है। ऋचा उससे दूरी बनाने लगती है, उससे बात कम ही करती थी। फिर एक दिन 2024 की बात है, ऋचा घर से कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकलती है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। नीरज चारों तरफ उसकी तलाश करता है, आसपास उसकी सहेलियों और उसके रिश्तेदारों को पूछता है, लेकिन उसको ऋचा कहीं भी नहीं मिलती। तो वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल वाले कहते हैं कि ऋचा तो हमारे पास भी नहीं आई, और इस तरह ससुराल वाले नीरज को वापस भेज देते हैं। लेकिन नीरज को यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब लगती है कि ससुराल वाले किसी भी तरह से परेशान नहीं थे। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि उनकी बेटी उनके यहाँ पर नहीं आई, लेकिन उनके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई उनको टेंशन नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि अपनी बेटी के ना मिलने से उनको कोई मलाल हो। तो मतलब साफ था कि ऋचा अपने ससुराल आई थी, लेकिन वह नीरज के साथ उसको भेजना नहीं चाहते थे। नीरज ऋचा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवा देता है। पुलिस वाले ऋचा को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन उस समय ऋचा कहती है कि मैं अब लेखपाल बन गई हूँ, मेरा अब इसके साथ कोई मेल नहीं है। नीरज की जुबानी दोस्तों आप सारी कहानी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा हमारा सेक्शन 9 पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया, तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? हैं 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। उनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति पद कब मिला? जी आज मिला, पहले भी मिलना था, तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है ये? नई तहसील में है, झांसी? झांसी नई तहसील। अब क्या रही? हम अब कुछ कह नहीं रही है अच्छा, ना। ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। ये अब क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा। वही दूसरी तरफ नीरज के आरोपों पर लेखपाल की नौकरी पाने वाली ऋचा कहती है कि नीरज उसका पति है ही नहीं। नीरज ने तो सिर्फ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। नीरज से उसकी दोस्ती थी, लेकिन नीरज ने ये जो शादी की फ़ोटोएं या वीडियो दिखाई है, ये सब फेक है। उसके जिस फ़ोटोज़ के बलबूते पर नीरज ऋचा के साथ शादी करने का दावा पेश कर रहा है, वो फ़ोटो सारी एडिटेड है। ऋचा कहती है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहती थी, लेकिन दोनों की हमारी शादी नहीं हुई थी। फ़ोटो एडिट की गई है
वीडियो भी झूठी है। ऋचा कहती है मुझे पढ़ने लिखने में नीरज ने कोई मदद नहीं की। उसका ये दावा भी झूठा है जिसमें वो कहता है कि मैंने मजदूरी करके ऋचा को पढ़ाया, जबकि असलियत ये है कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और इसी पैसे से मैंने अपनी फ़ीस भरी। मेरे पति ने मेरे पढ़ाई के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। दूसरी तरफ नीरज अपनी और ऋचा की शादी के सबूत के तौर पर एक वीडियो पुलिस को सौंपता है। आप भी देखिए, वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीरज और ऋचा की शादी मंदिर में हो रही है। सिर्फ कुछ लोग, गिने चुने रिश्तेदार ही वहाँ पर मौजूद हैं। बाकी ये लोग किसी को भी इनवाइट नहीं करते और बड़ी ही सादगी से शादी कर देते हैं। हाथ जोड़ो। इनविटेशन कार्ड मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि ऋचा इस वीडियो को भी झूठा बता रही है। ऋचा कहती है कि नीरज के साथ उसकी दोस्ती थी और उसकी इसी दोस्ती के कारण उसके अपने परिवार वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। वो मजबूर थी, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और वो इसी मजबूरी के चलते वो नीरज के साथ रहने लगती है और उसके घर चली जाती है। ऋचा कहती है कि उसने नीरज के साथ शादी नहीं की थी, बल्कि शादी के कपड़ों में फ़ोटो खिंचवाई थी और नीरज इसी फ़ोटो के बल पर सभी को कहता फिरता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। ऋचा अपने पति पर और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाती है। वो कहती है कि नीरज अक्सर शराब पीकर घर आता था, उसको मारता पीटता था। ऋचा के परिवार वाले भी उसका साथ दे रहे हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी और नीरज की ओरछा के मंदिर में शादी होने की बात जो है वो बिल्कुल गलत है। नीरज और उसकी बेटी पिछले 2 सालों से आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं और ना ही इनका आपस में कोई मिलना जुलना था। नीरज उनकी बेटी को बिना वजह से परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, अब ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आ चुका है। लड़का और लड़की दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। आपके ख्याल से दोनों में से कौन गलत है और कौन सही है? लड़की कहती है कि मैंने मजबूरी में लड़के के साथ रहना स्वीकार किया, मेरी शादी नहीं हुई थी, जबकि नीरज शादी के सारे सबूत पुलिस को बता रहा है। क्या आज के ज़माने में आदमी को अपनी बीवी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए? क्या उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसकी बीवी किसी ऊंचे पोस्ट पर लग जाए? और ये देखो कैसी विडंबना है हमारे समाज की कि एक बड़े से बड़ा आदमी, चाहे वो टीचर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना बन जाए, वो एक बेरोज़गार लड़की से शादी करके अपना दाम्पत्य जीवन खुशी खुशी जो है वो व्यतीत कर लेता है। लेकिन ये हमारे समाज का कटु सत्य है कि जब एक लड़की किसी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाती है तो वो अपने से छोटे पोस्ट पर पति को स्वीकार नहीं कर पाती और किसी न किसी बहाने उसको छोड़ देती है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।